फिजिक्स क्लासेस। ये आज हमारा ये तीसरा क्लास है लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ की। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम। हम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स और फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले तो हम फिजिक्स के अंदर जो फोर्सेस इस्तेमाल होती है उनकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये फोर्सेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। तो ये ऊपर वाली जो फोर्सेस दिख रही है, ये 4 टाइप के फोर्सेस हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये 4 फोर्सेस के बेसिस पे हम बाकी जितने भी फोर्सेस देखते हैं हमारे यूज़ के अंदर, नेचर के अंदर, तो ये इन्हीं 4 टाइप के फोर्सेस से डिस्क्राइब होती है, अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। अब हमें इनके डिटेल्स में तो नहीं जाना है, लेकिन अभी हमें लॉज ऑफ मोशन के लिए फोर्सेस रिक्वायर्ड है, उन्हीं फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन फोर्सेस के बारे में एक और वीडियो में बना होगा इनशाला। लेकिन अभी जो हमको नीड है, क्योंकि अभी मैं अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्सेस है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। और इसका एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो देखो, हम फोर्सेस को स्टडी करना है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स और सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट्स होगा, बिटवीन द चार्जेस, ये होती है बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस। और जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नाम ही उसका फ्रिक्शन है। तो अब ये 4 फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहले कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के अंदर हम देखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमको सबको पता है कि उसके पास क्या होता है, कोई भी बॉडी उसके पास वेट होगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहेंगे और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर वेट। अब वेट क्या होता है बेटा, तो हमको पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको क्या कर रही है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब जब कोई अपने को खींचता है, कोई खींच रहा है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कुएं में से पानी निकाल रहे हो, ये डोल है, ये डोल को खींच रहे हो, या बाल्टी को खींच रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हो। तो इसी तरीके से हमको पता है कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब खींचती है तो खींचने के लिए क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी। तो उसी फोर्स को हम कहते हैं वेट। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, वेट। तो वेट ऑन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जिसकी मदद से, जिसके जरिए से अर्थ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसे हम उसका वेट कहेंगे। और ये वेट की एक डायरेक्शन होगी हमारे पास। और वेट किधर खींचता है बेटा, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। किधर खींचता है, उसके सेंटर की तरफ खींचता है। क्लियर है, मींस ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलवेज किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जितना मास होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, वेट होगी। तो हमको पता है कि जो वेट होता है W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। अब देखो बेटा, ये 2 फिगर्स है, इसके अंदर हमने मास को डिनोट किया है, वेट को डिनोट किया है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट का वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और ये कितना है, mg, दैट इज इट्स वेट। ऐसे ही देखो, यहाँ पर है हमारे पास ये ब्लॉक है यहाँ पे, और इस ब्लॉक के अंदर भी वेट होगा। अच्छा देखो, वेट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको समझते बेटा, देखो ये हमारे पास ये सरफेस है, सॉरी, देखो मैं ये इंक्लाइन लाइन सरफेस लिया और यहाँ पे ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ये इंक्लाइंड है, तो जो हमारा जो वेट लगने वाला है वो इस तरह से इंक्लाइंड होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो हमारा वेट है ये ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स ये होगा इसका वेट, अगर उसका मास है तो ये होगा इसका वेट mg, ठीक है। अब ये mg वेट, क्योंकि हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है, और
फोर्सेस को रिजॉल्व करना आपको आता है। फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट्स में। फोर्स रिजॉल्व हो गया हमारे पास दो कंपोनेंट में, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल बनने वाला भी कितना होगा, ये वाला, देखो ये इसको परपेंडिकुलर वाला, ये वाला एंगल, ये भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। तो ये फोर्सेस रिजॉल्व होगी, ये एम जी रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, जिसके साथ एंगल है वो होगा एम जी कॉस थीटा, और ये अलोंग द सरफेस एक रिजॉल्व हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री में, और ये होगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखो ये है एम जी कॉस थीटा और ये है एम जी साइन थीटा। क्लियर है बेटा। तो फोर्स याद रखना, फोर्स ऑलवेज ऐसी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका सरफेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जब अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दूसरा पैरेलल टू द सरफेस। और जो सरफेस के साथ एंगल होगा ये थीटा, तो याद रखना वर्टिकल के साथ एंगल होगा थीटा, और जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ होता है कॉस कंपोनेंट, और बाकी जो दूसरा होता है वो होता है साइन कंपोनेंट। क्लियर है बेटा। अब दूसरी फोर्स है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स कहते हैं, या इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या फिर नॉर्मल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब क्या होगा बेटा कि ये जो हमारा बॉडी है, जब हमारी बॉडी है, अगर हम उसे किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं, जैसे कि आपने आपका मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ होगा, अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, हाथ मोबाइल को नीचे गिरने दे रहा है, नहीं, नहीं गिरने देगा। आपने कोई चीज टेबल के ऊपर रखी हुई है तो टेबल से नीचे गिरेगी, नहीं गिरी, लेकिन बेटा अर्थ तो से खींच रही है, लेकिन फिर भी वो नीचे जा रहा है क्या, सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब कुछ जो उसे रोका हुआ है, उसे नीचे नहीं जाने दे रही है। और वही फोर्स उसकी है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस, व्हेन अ बॉडी is placed on a rigid surface, body experience a force by perpendicular to the surface contact। अब याद रखना ये जो फोर्स है ये ऑलवेज ऑलवेज हमेशा क्या होगी, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। किसको परपेंडिकुलर होगी, सरफेस को। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, ठीक है बेटा। ऐसे ही जब फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पर आती है तो अब ये इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी, ये इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं होगी, बल्कि ये किसको परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस को, ये ऐसे, और ये होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखना बेटा नॉर्मल रिएक्शन एन से भी डिनोट होता है, आर से भी डिनोट होता है, और ये ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास टेंशन। टेंशन, आप टेंशन में मत आ जाओ टेंशन सुन के, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो बेटा जब हम किसी बॉडी को किसी स्ट्रिंग, रोप या चेन से बांधते, चेन से लटकाते हैं या चेन से खींचते हैं, तो उस रोप के अंदर टेंशन प्रोड्यूस्ड होता है। उस रोप के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, टेंशन। उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। क्लियर है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एंड ऑफ टॉट स्प्रिंग, रोप, चेन अगेंस्ट अप्लाइड पुलिंग फोर्स, क्योंकि जब चेन वगैरह है, रोप है, तो हम इसे खींचेंगे, पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। उस पुलिंग फोर्स को टेंशन बोलेंगे, उसे हम टेंशन बोलेंगे। जैसे कि पे आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग से इस मास को अटैच कर दिया, तो क्या होगा बेटा, उस स्ट्रिंग के अंदर ये जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होगा टेंशन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दो ब्लॉक है और इसे हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं। जब हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं तो ये स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन को समझते, थोड़ा सा इसको समझना बेटा, कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगा, एक साथ होगा, स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा, इन सच अ डायरेक्शन दैट ट्राइज टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो डायरेक्शन को समझो, ये इस तरह से होगा कि ये क्या करेगा,
डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग को कम कर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कम करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये फोर्स इधर आ रही है, ये फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि आप देख रहे होगे कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्रेस होना चाह रही है, मतलब लेंथ कम होना चाह रही है यहाँ पे इसकी। यहाँ पे भी देखो, ये जो इस डायरेक्शन के अंदर टेंशन है, इस डायरेक्शन के अंदर टेंशन है, अगर ये पास पास आ जाते तो क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, होगी। अच्छा, दूसरा एक तरीका समझ लो इसको समझने का, कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया बेटा, तो आप देख रहे हो कि मैंने ब्रेक कर देने के बाद ये जो है, जो भी सरफेस को ये अटैच है, जो भी सरफेस को ये अटैच है, उससे अवे जाने की कोशिश करेगी, क्लियर, उससे दूर जाने की कोशिश करेगी। अगर आपका सरफेस इंक्लाइंड है इस तरह से, और ये दो सरफेस आपने अटैच किए हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज ये अवे जाने की कोशिश करेगी, सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेगी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो सिंपली याद रखना, या तो एक तो लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, या वो नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा क्या करना कि ये बॉडी से हमेशा दूर की तरफ जाएगी, बॉडी से अवे जाएगी, ठीक है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट और लास्ट फोर्स है हमारे पास, और ये है स्प्रिंग फोर्स, या इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं इसे, स्प्रिंग फोर्स, इसे इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक फोर्स। जो देखते क्या है बेटा, कि हमको पता है कि जब भी हमारे पास कोई स्प्रिंग हो या इलास्टिक हो, तो ये क्या कहता है, ये ऑलवेज ट्राइंग टू रेजिस्ट द चेंज इन लेंथ, ये हमेशा अपनी चेंज इन लेंथ को अपोज करने की कोशिश करेगा। हम स्प्रिंग को खींचेंगे लेकिन ये वापस आने की कोशिश करेगा, रबर को खींचेंगे ये वापस आने की कोशिश करेगा, यानी कि ये चेंज इन लेंथ होने देना नहीं चाहता। और जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चेंज इन लेंथ, ये एक्स होगा। बट जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके, ये जो हमारे पास फोर्स जो प्रोड्यूस्ड होने वाली है, फोर्स जो अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग फोर्स, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी चेंज इन लेंथ के। अगर हम खींचते लेंथ को इंक्रीज करते तो स्प्रिंग फोर्स चाहेगी कि लेंथ इंक्रीज ना हो, वहीं पे अगर हम उसकी लेंथ को डिक्रीज करते, दबाते स्प्रिंग को, तो वो चाहेगी कि उसकी लेंथ रिड्यूस ना हो बल्कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे, तो वो लेंथ को चेंज नहीं होने देगी। यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है और जो चेंज इन लेंथ है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अच्छा देखो बेटा, कांस्टेंट हटेगा, कांस्टेंट हटेगा तो कौन आएगा, कांस्टेंट हटा और आया डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटी, कांस्टेंट आ गया, यानी हमारे जो स्प्रिंग फोर्स है वो है माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पे के कांस्टेंट है और के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, या फिर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। अब ये फोर्स तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये क्या बला है स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो बड़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ नहीं कि आप फोर्स लगाने के बाद स्प्रिंग कितना चेंज होती है। आप फोर्स लगा रहे हो, एक स्प्रिंग है मेरे पास, छोटा स्मॉल स्प्रिंग है, जो हमारे सपोज करो पेन के अंदर, आपने कभी बड़ा पेन यूज किया होगा, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, देखा होगा कि उसको थोड़ी सी फोर्स लगाए वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होती है, तो तब उसका के की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है उसकी डिपेंड करेगी कि वो फोर्स लगाने के बाद अपनी लेंथ को कितना चेंज करता है, फोर्स डिवाइडेड बाय, यानी के की वैल्यू होगी एफ डिवाइडेड बाय एक्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसको अपनी यूनिट लेंथ चेंज करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, जितनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टिफनेस होगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो पेन है हमारे पास, पेन स्प्रिंग है, तो पेन की स्प्रिंग के लिए हमको ज़्यादा फोर्स चाहिए क्या, नहीं, इसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, लेस है। वहीं पे आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल के शॉक अप्स है वो भी तो स्प्रिंग है, लेकिन उसे हम आसानी से कम कर सकते क्या, नहीं, तो उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। स्टिफनेस का मतलब द रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग हम कहेंगे उसे,
स्प्रिंग की जो रिजिडिटी है उसे हम स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट से जाहिर करेंगे। और सिंपल याद रखना, स्टिफनेस क्या होगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू पर यूनिट लेंथ टू चेंज अ यूनिट लेंथ। स्टिफनेस इज फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ चेंज करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। क्लियर है? उतना ज़्यादा यूज में तो नहीं है हमारे, लेकिन याद रखना बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन याद रखना ये इस सेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं आपको। ये सेशन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए आसानी हो। ठीक है, देखो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक सिंपल आइसोलेटेड बॉडी हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सिर्फ हम वही चीज लेंगे जो हमारे काम की है। सरफेस कंडीशंस वगैरह सब को छोड़ देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास है। यानी कि इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसके सराउंडिंग से हम अलग कर देंगे, सरफेस वगैरह से कुछ अलग कर देंगे हम, अलग अलग पुली वगैरह अरेंजमेंट होगी उससे हटा देंगे, हम देखेंगे आगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी है उसे उसके फोर्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो हम सराउंडिंग से पहले तो ऑब्जेक्ट को अलग कर देंगे और उसको सिर्फ उसके फोर्सेस की वजह से जाहिर करेंगे। अब ऊपर के जितने फोर्सेस हमने स्टडी किए उन सब फोर्सेस को लगाते चलना है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमको ऑब्जेक्ट दिया और बदला के इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। तो हम एक एक ऑब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ये ऑब्जेक्ट M1 को। अब M1 से हमने सारी चीज़ें आइसोलेट कर दी, M2 से कोई लेना देना अभी नहीं है। तो ये देखो ये M1 मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ए का क्या है बेटा, तो इसका वेट, वेट होगा किधर, स्टार्ट से वेट, वेट हमेशा याद रखना, वेट हमेशा एक्ट करेगा, बॉडी कहीं पर भी हो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अपवर्ड मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये W नीचे और ये R1 ऊपर, ये आ गई, ये R आ गया, ये W आ गया। ये आपको नजर आ रही होंगी कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाए F, तो ये फोर्स आ गई F। और आपको दिख रहा है कि जब ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी, स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ये स्ट्रिंग के लॉग में टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा, और टेंशन किधर होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये टेंशन आ गया अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन नजर आ रहा है ए। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वही डायरेक्शन होगी जो अप्लाइड फोर्स की होगी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, हम इस तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस। ऐसे ही देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो ऑब्जेक्ट बी का वेट आ गया m2g। ऑब्जेक्ट बी के लिए नॉर्मल आ गई, नॉर्मल फोर्स आ गई R2। ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बी के अंदर स्ट्रिंग है कि हाँ है, उसका टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? और ये एक्सेलरेशन होगा। कोई डाउट? अभी देखो बेटा, इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, सबसे पहले एक्ट करेगा वेट। सबसे पहले हम वेट स्टेप वाइज जाना, तो ये वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, कितना होगा, तो mg होता है और यहाँ पे m कितना है 5 किलोग्राम है, तो ये हो गया 5g। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 5g। क्लियर है? इसके बाद बेटा चूंकि ये एंगल 37 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री से डिग्रीज होगा।
और ये रिजॉल्व हो गई दो कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये एंगल भी 37 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये 37 का एंगल है, तो ये कंपोनेंट होगा 5G cos 37 और ये वाला होगा 5G sin 37। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये 5G cos 37, 5G sin 37। तो याद रखना हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, चूंकि वेक्टर्स का यूज होगा इसके अंदर, हमको फोर्सेस को ऐड वगैरह करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो याद रखना फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे, एक तो फोर्सेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए और पैरेलल टू द सरफेस होनी चाहिए। अगर वो सरफेस के साथ इंक्लाइंड होती है तो उसे हम रिजॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के जरिए से, ठीक है। याद रखना फोर्सेस मस्ट बी पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर, या तो पैरेलल टू द सरफेस होनी चाहिए या तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। दूसरी फोर्स कौन होगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी फोर्स कौन होगी, नॉर्मल। ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर क्या है हमारे पास, तो हम 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड है, तो फोर्स जो अप्लाई है वो जैसे कि वैसे सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, 20 न्यूटन की ये फोर्स आ गई। और बॉडी क्योंकि ये एट एन एंगल है तो हम कंसिडर करते हैं, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन प्लस आता है तो आपकी डायरेक्शन करेक्ट है, एक्सेलरेशन माइनस आता है तो आपकी डायरेक्शन रॉन्ग है, मतलब डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। हम डायरेक्शन चेंज करें, अगर नेगेटिव कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सपोज करते हैं हम एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो आज के लिए काफ़ी हमने डिस्कस करे कॉमन फोर्सेस। कॉमन फोर्सेस में हमने डिस्कस करे वेट, नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, और हमने डिस्कस करे टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स को। क्लियर। फिर FBD फ्री बॉडी डायग्राम को हमने स्टडी करें। तो कोई भी अगर आपको इसके अंदर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।